कांग्रेस के लीडर, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। या क्या जरूरत नहीं थी कि राहुल गांधी को यहाँ पर एक पॉज दे करके रुक करके इसको तत्काल सुधारने की जरूरत थी? अब भी सुधार दें, देर हो गई है, लेकिन क्या अभी तक नहीं तो क्यों? वो हिचक थी, उनके प्रवक्ताओं में भी हिचक साफ दिख रही थी कि उसे कैसे समझाने की कोशिश हो रही थी कि नहीं, वो तो शायद ऐसी बात थी कि कई इंस्टीट्यूशंस करप्ट हो रहे हैं। अब उन्होंने बोल दिया और देखिए तत्काल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तत्काल कहा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सो हमारी लड़ाई जो है सिर्फ भाजपा और संघ से नहीं है, ये इंडियन स्टेट्स है। नमस्ते, स्वागत है आपका बेबाक विद आशुतोष झा में। ऋग्वेद में एक स्त्रोत है, या यूँ कहें कि ये एक मंत्र है, हमारे जीवन के लिए एक मंत्र है, और उसमें कहा गया वाचस्पति प्रजापते, यानी हे वाणी के देवता, यानी भगवान ब्रह्मा को एक तरीके से बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे वाणी के देवता, आप हमारे शब्दों का निर्धारण करें, उसे एक दिशा दें। अब ये क्यों कही गई बात आप देखिए, यानी शब्द की बहुत महत्ता होती है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव बहुत लंबी दूरी तक जाता है। तो इसीलिए सीधे ब्रह्मा देवता का आह्वान करके कहा जाता है कि आप हमें हमारे शब्दों का जो है सो निर्धारण करें। और आप देखेंगे कि इसके बारे में तो बहुत लिखा गया है, बल्कि आगाह किया गया है कई बार मॉडर्न टाइम्स में भी कि भाई शब्द और वाण एक बार निकले तो फिर वापस नहीं आते। इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन बहुत तरीके से करना होता है, ताकि उसका प्रभाव वही हो जो आप चाहते हैं, इच्छित प्रभाव हो। ये शब्द की महत्ता है, इस तरीके से किया गया। और बात अगर राजनीति की आती है, तो अगर बात राजनीति की आ जाए तो इसकी महत्ता समझ लीजिए कि 1000 गुना बढ़ जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई उसके बाद अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव 1-2 व्यक्ति तक नहीं रहेगा, पूरे संगठन पर जाएगा। कई बार तो पूरे समाज पर पड़ सकता है, देश पे पड़ सकता है। इस तरीके की चीज़ें हैं, इसीलिए शब्दों की महत्ता की बात की गई और इसीलिए मैंने ऋग्वेद से इसकी शुरुआत की। अब हाल में एक शब्द आ गया चर्चा में, इंडियन स्टेट। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मैं क्यों इंडियन स्टेट जो चर्चा आई, बात कहाँ से आई? कांग्रेस के लीडर, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि भाई हमारी लड़ाई जो है सिर्फ भाजपा और संघ से नहीं है, ये इंडियन स्टेट्स है। अब ये देखिए कि ये कितनी विचित्र बात है। 2-3 चीज पहले समझ लेनी जरूरी है ना, कि करीब 3 दिन हो गए वो दिल्ली में ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नया ऑफिस यहाँ दिल्ली में जब उद्घाटन हो रहा था, तो उसमें राहुल गांधी की ओर से ये बात कही गई। अब 3 दिन हो गए करीब, और उनकी ओर से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है कि भाई ये इंडियन स्टेट जो उन्होंने कहा था उसका अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाह रहे थे, उसे किस तरीके से समझा जा रहा है, वो सही समझा जा रहा है, गलत समझा जा रहा है, कोई स्पष्टता नहीं आई अभी तक। ये भी नहीं कहा गया कि हाँ भाई चूक हो गई थी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपके जिसे स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, अब स्लिप ऑफ टंग हुआ, आपने तुरंत सुधार लिया, आपने चूक मान ली, बात खत्म हो गई, आपने जो कुछ बातें कही थी वो खत्म, वो डिलीट। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि कोई चूक हुई है, और लगता भी नहीं है कि चूक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से वो समझा कर बोल रहे थे अपने लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से बोल रहे थे जो उस समय पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, उनसे बोल रहे थे कि देखिए
और एक एक शब्द पर जोर दे करके बोल रहे थे। ये आप भी देखिएगा, मैंने भी कई बार उस वीडियो को देखा, कोशिश की मैंने समझने की क्या क्या कहीं कुछ वो बोलना चाह रहे हैं और बस बात निकल गई, कुछ इस तरीके की हुई। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा और कहा कि देखिए, अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा और संघ मात्र से है, तो आप समझ ही नहीं रहे। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब ये बहुत विचित्र बात है। और मैंने इतने दिनों में मैंने कई बार देखा कि कोई आकर के उनको डिफेंड करता, सीधा डिफेंड, जस्टिफाइबली डिफेंड करता हुआ दिखे, कि लगे कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। वो हिचक थी, उनके प्रवक्ताओं में भी हिचक साफ दिख रही थी कि उसे कैसे समझाने की कोशिश हो रही थी कि नहीं, वो तो शायद ऐसी बात थी कि कई इंस्टीट्यूशंस करप्ट हो रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी एक दो खास इंस्टीट्यूशन का आप नाम लेकर बोल सकते हैं, राजनीति में तो नाम लिया जा रहा है, खुलेआम नाम लिया जा रहा है कई इंस्टीट्यूशंस का, आप बता सकते हैं। लेकिन इंडियन स्टेट एज ए होल, ये बहुत बड़ा टर्म है। इसको समझना जो है सो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं इंडिया में जिन्होंने खुलकर कहा है कि भाई हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। पहले उसको समझ लीजिए, फिर उस कंटेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो कितना अलग है इससे, या क्या ज़रूरत नहीं थी कि राहुल गांधी को यहाँ पर एक पॉज दे करके, रुक करके इसको तत्काल सुधारने की ज़रूरत थी। अब भी सुधार दें, देर हो गई है, लेकिन क्या अभी तक नहीं तो क्यों? अब वो दो ऑर्गेनाइजेशंस की पहले आप बात समझ लीजिए। एक था नक्सलवाद, 1967 में नक्सलवादी से शुरुआत है इसकी। और आप देखेंगे तो जो इसका जो पूरा ट्रेंड था, जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम देते थे, वो क्या था? वो ये था कि भाई सरकारी अधिकारियों को मारो, पुलिस स्टेशन उड़ाओ, सुरक्षाकर्मी को मारो, और बाद में, हालांकि बाद में ये धीरे धीरे और करप्ट होता गया। फिर तो इसमें निर्दोष भी मारे जाने लगे, बहुत सारे निर्दोष ग्रामीण मारे जाने लगे, इस तरीके की हुई। लेकिन जो शुरुआत थी वो इस तरीके से थी। क्यों? क्योंकि इनका जो एक बिलीफ है वो ये है कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशंस अभी हैं वो सही हैं ही नहीं, तो हम अपने अलग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो अलग पंचायत करते हैं, अलग कोर्ट लगाते हैं, फैसला देते हैं, इस तरीके की चीज़ें। हालांकि अब बहुत धीरे धीरे वो सीमित होता जा रहा है। अब तो बल्कि जो होम मिनिस्टर हैं अपने अमित शाह, उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि 26 तक इसका खत्म हो जाएगा, निर्मूल कर देंगे, विनाश हो जाएगा। और वो हो रहा है, बिल्कुल सीमित होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन वो जो आए थे अस्तित्व में और धीरे धीरे जिस तरीके से उनका ग्रोथ हुआ, वो पूरा उनकी जो थ्योरी थी वो ये थ्योरी थी। तो ये दोनों ग्रुप और इनका आतंक और वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई, ये था उनका, चल रहा था। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, 75 सुरक्षा कर्मियों को इन्होंने मारने की कोशिश, मारा, बम से उड़ाए गए, कई पुलिस स्टेशन, स्कूल उड़ाए गए, इस तरीके की घटनाएं हुई। और 2004 में मेरे ख्याल से फिर इनका विलय हुआ, इन दोनों संगठनों का, और फिर इनका नाम दिया गया CPIM, यानी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर इंडिया, माओइस्ट। अब देखिए, पहले माओइज्म को समझ लीजिए। माओइज्म है क्या थी इनकी परिभाषा, या इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि थ्रू आर्म्ड इंसर्जेंसी या मास मोबिलाइजेशन, इसके जरिए जो है सो पावर को है, जो स्टेट पावर को जो है सो कैप्चर करना, टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी
मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये एक तरीके से उनका ये था। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, क्या जिस तरीके की चीजें थी जो कि सीधे तौर पर इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो अभी भी छिटपुट लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो नेस्तनाबूद होने की कगार पे ही है। क्या वो अफोर्ड कर सकती है कांग्रेस? क्या तो क्या राहुल गांधी समझ नहीं रहे थे कि इंडियन स्टेट का अर्थ क्या होता है? और अगर नहीं समझ रहे थे तो उन्हें अब तो बता देना चाहिए था। अब तो इस पर इतनी चर्चा हो चुकी, उनके अपने लोग डिफेंड करने में असफल हो रहे हैं, तो कम से कम अब इस चीज को समझ लेना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर ज्यादा बड़ी चिंता की बात है ये, क्योंकि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी तो है, सबसे पुरानी पार्टी भी है, और राहुल गांधी उसके सबसे बड़े लीडर हैं। वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आज के दिन हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा सबसे बड़े लीडर, जिन्हें सुना जाता है, जिनका अनुसरण किया जाता है, जिन्होंने अगर कोई बात रखी पार्टी में तो उसी लाइन को लेकर लोग बढ़ेंगे, उसके नेता ने ये बात तो सुधार करने में परेशानी क्या है? अब उन्होंने बोल दिया, और देखिए तत्काल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तत्काल कहा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए पिछले 5-6 साल से लगातार ये चीज़ें चर्चा में चल रही थी कि जब कभी राहुल गांधी देश के बाहर जाते थे और कुछ बात करते थे देश के बारे में, उसकी भी बहुत आलोचना हुई कि किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को लेकर के उन्होंने कई बार बात कही। और तब भी ये बात कही गई थी अपोजिशन बीजेपी की ओर से कि भाई ये दिस इज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, कि आप मोदी से लड़ते लड़ते कहीं इंडिया के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। इस बात ये चर्चा चल रही थी, फिर से यही इंडियन स्टेट की बात उन्होंने कही। ये जो शब्द वाली मैं बात बोल रहा हूँ कि शब्द कैसे अहम हो जाते हैं, चर्चा छिड़ी और फिर अटैक शुरू हुआ। अब इसे डिफेंड कैसे करेंगे आप? एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, तो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आया सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और देखिए मजेदार रोचक बात क्या है कि सिमी और नक्सलवाद एक लगभग एक ही काल का, ये जेनेसिस जो है इसका जो उदय हुआ, ये लगभग एक काल में 67 में नक्सलवाद और 1977 में सिमी, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भाई यूथ को इन्फ्लुएंस करो, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करो एक इस्लामिक मूवमेंट के लिए, जिहाद लाओ। और ये सारी बातें जो है सो कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कही गई है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लग चुका है और बार बार बैन वो रिपीट होता रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई सिमी पर से बैन हटना चाहिए। और उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो पूरा एफिडेविट दिया गया कि क्यों बैन जरूरी है, उसमें यह बात कही गई कि इसका पूरा उद्देश्य ये है, उदाहरण दिए गए सिमी के बारे में, और कहा कि भाई ये तो एक तरीके से शरिया कानून। अब देखिए देश में सबसे अहम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बहस चल रही है, आपने देखा होगा। कांग्रेस की ओर से कुछ ज़्यादा चर्चा छड़ी जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है देश में। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज व्यवस्था चलती है। राज व्यवस्था यानी वही इंडियन स्टेट, जिस इंडियन स्टेट की हम लोग बात करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो शरिया ये सिमी का था। अब क्या ये अफोर्ड कर सकती है कांग्रेस? ये दोनों संगठन थे जो खुले तौर पर इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। क्या अफोर्ड कर पाएगी कांग्रेस?
नहीं कर सकती। हालांकि अब इसमें भी फिर से अब जो बीजेपी की ओर से ये बार बार आरोप लगता है कि कांग्रेस धीरे धीरे उसी को पुश करती है, और उसके कई उदाहरण दे दिए जाते हैं कई बार कि जिस तरीके से वक्फ पर भी जब चर्चा थोड़ी सी चलनी शुरू हुई थी तो उसमें भी ये बात कही जा रही थी कि वक्फ है क्या, कि भाई 500 साल पहले किसी राजा ने कुछ कह के दे दिया किसी को, कोई जमीन का टुकड़ा एक दे दिया, तो क्या आज के कानून से निर्धारण होगा या 500 साल पहले किसी राजा ने कह दिया था और अब हम उसे मानने के लिए हमारा कानून बाध्य है? तो इस तरीके की है, वो एक अलग इशू है कि अगर कभी आपसे हमारी चर्चा हुई वक्फ को लेकर के, शरिया कानून को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तो उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की बात यही है कि क्या कांग्रेस अफोर्ड कर पाएगी? अब जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1977 में इलेक्शन हुआ, आपातकाल के बाद। आपातकाल जो कि एक इतनी बड़ी घटना थी जिसे आज भी याद करके लोग थर्रा जाते हैं। कांग्रेस उसका बचाव नहीं कर पाती। अब तो धीरे धीरे कांग्रेस उस पर चुप रहने की कोशिश करने लगी है कि चुप रह जाओ, क्योंकि जो अटैक होगा वो होता है, वो बहुत फियर्स अटैक होता है। तो आपातकाल के बाद भी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो भी जो लीडर मैदान में थे वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहे थे। वो ये बोल करके मैदान में थे कि भाई इंदिरा गांधी रिजीम ने जो है सो देश को बर्बाद कर दिया है, सारी स्वतंत्रताएं छीन ली हैं, लोगों को जीने का हक छीन लिया है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ। अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें आप, जो कि आज के दिन कांग्रेस की ओर से शायद राहुल गांधी भी कभी इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश करें तो यही बोलेंगे वो कि भाई हम तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, चूँकि वो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो गए। तो भाई जो 75 में जो आपातकाल लगा था उसमें तो इंस्टीट्यूशंस के जो हाल हुए थे वो तो किसी से छिपे नहीं हैं। मतलब हजारों किताबें हैं उस पर, जिसमें कि ऐसे लोगों ने खुद लिखा है जो कि उसके भुक्तभोगी रहे हैं, फर्स्ट हैंड जो उनका अपना एक्सपीरियंस था उस पर लिखा है। और उसमें ये बात कही गई, सबने देखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुपरसीड किए गए थे जजेस को और अपने मनमाफिक लाए गए थे। हर चीज पर था। आपको न बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, लिखने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, सेंसर बहुत भयंकर तरीके से लागू था कि अखबार में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, हर चीज। लेकिन उस समय भी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात तो नहीं आई थी। क्यों? क्या 75 से खराब है आज के दिन? तो बात वहीं आती है कि ये राजनीति में अगर आपको रहना है, भारत जैसे देश में अगर आपको राजनीति करनी है, एक ईमानदार राजनीति करनी है, और खासतौर पे एक बड़ी पार्टी को अगर अपनी राजनीतिक दिशा आगे भी तय रखनी है, करनी है, आगे बढ़ना है, तो कम से कम शब्दों का चयन तो ठीक करना होगा। वाचस्पति प्रजापति, ये मुझे लगता है राजनीति में हर किसी को याद करना चाहिए इस मंत्र को, और हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद।